Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today I am here with the fourth lecture of digital communication. And the today's topic is sampling theorem for bandpass signal. Hope you understand well. So let's start our topic. As we seen in the last class, when the signal is low pass signal, so for the sampling purpose, we need sampling frequency that is twice of maximum frequency of the signal. That means अगर हमारा सिग्नल जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर fh है तो उस समय हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है ट्वाइस ऑफ fm. ठीक है, लेकिन जब हमारा सिग्नल लो पास सिग्नल ना होकर बैंड पास सिग्नल हो तब क्या, उस समय हमें सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड पास सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है. उस समय जो हमारा सैम्पलिंग थ्योरम है उसकी कुछ क्राइटेरिया चेंज होती है. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बैंड पास सिग्नल क्या होता है. जब हमने प्रीवियस लेक्चर में लो पास सिग्नल देखा था तो लो पास सिग्नल में जो भी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी बैंड होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. दैट मीन्स अगर मैं लो पास सिग्नल को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो लो पास सिग्नल का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होता है. ठीक है, या अगर मैं इसको ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करूं तो लो पास सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होता है. ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि लो पास सिग्नल की जो भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कोई एक दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है. जब हम बैंड पास सिग्नल की बात करते हैं, बैंड पास सिग्नल में जो भी हमारे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 फ्रीक्वेंसी ना होकर कोई एक दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, आप यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने fh से रिप्रेजेंट किया है, जो भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने fl से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, यहाँ पे जो भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 ना होकर कोई एक दूसरी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है. जबकि हम जब लो पास सिग्नल की बात करते हैं तो लो पास फिल्टर में जो हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. यही लो पास सिग्नल और बैंड पास सिग्नल में डिफरेंस है. तो जब हमारा सिग्नल बैंड पास सिग्नल होता है उस समय हम लोग लो पास सिग्नल के सैम्पलिंग थ्योरम का यूज नहीं कर सकते. उस समय हमें किसी दूसरे थ्योरम का, सैम्पलिंग थ्योरम के कुछ दूसरे फॉर्मेट का यूज करना होता है जो हम लोग अभी इस क्लास में देखेंगे. यहाँ पे मैंने जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 0 है ये हमारी ओरिजिन है. ओरिजिन के पॉजिटिव साइड में मैंने बैंड पास सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है और वैसे 0 के नेगेटिव साइड में भी मैंने बैंड पास सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है. हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि 0 के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड जो भी स्पेक्ट्रम बनता है वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं. ठीक है, मतलब अगर मैं इस y एक्सिस के अक्रॉस अगर मैं नेगेटिव एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस में ओवरलैप करूं तो दोनों डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे. ठीक है, यहाँ पे जब हमारा कोई भी सिग्नल बैंड पास सिग्नल होता है तब बैंड पास सिग्नल के लिए हमें सैम्पलिंग, दूसरे टाइप के सैम्पलिंग थ्योरम का यूज करना पड़ता है. उस समय जो हमारे सैम्पलिंग थ्योरम की जो क्राइटेरिया है, सैम्पलिंग थ्योरम का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सब चेंज हो जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, सैम्पलिंग थ्योरम में एक सैम्पलर की जरूरत होती है जो एक मल्टीप्लायर की तरह रिएक्ट करता है. जब भी हमें सैम्पलिंग करना होता है तो हमें एक मैसेज सिग्नल की जरूरत पड़ेगी. अगर हम बैंड पास सिग्नल की अभी बात कर रहे हैं तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा बैंड पास सिग्नल होगा. ठीक है, इस बैंड पास सिग्नल के साथ एक इंपल्स सिग्नल का मल्टीप्लाई किया जाता है. जब बैंड पास सिग्नल के साथ इंपल्स सिग्नल का मल्टीप्लाई किया जाता है तब हमें सैम्पल्ड सिग्नल मिलेगा. ठीक है, तब हमने सबसे पहले यहाँ पे एक सैम्पलिंग सिग्नल लिया. ये हमने सबसे पहले जो एम्प्टी सिग्नल है वो हमने यहाँ पे उसका कुछ एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है. ठीक है, यहाँ पे जो fh है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, fl लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं. ठीक है, अब जो बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड पास सिग्नल है इसकी एक सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि जब हम लो पास सिग्नल के सैम्पलिंग थ्योरम का यूज करते हैं उस समय हमें जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ती है वो कहीं ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बैंड पास सिग्नल की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. तो जब भी हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना होता है उस समय हम लोग सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड पास सिग्नल का यूज करते हैं. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैंड पास सिग्नल होता है उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा लो पास सिग्नल की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से कम होती है. ठीक है, तो कभी अगर हमें लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है तो हम हमेशा सैम्पलिंग थ्योरम फॉर बैंड पास सिग्नल का ही यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया. अब जब हम लोगों ने लो पास सिग्नल का सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ा था तब हमने वहां पे देखा था कि लो पास सिग्नल के लिए जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, लो पास सिग्नल के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fh होती है, या fh हमने यहाँ पे लिख दिया ट्वाइस ऑफ fh. ठीक है, यहाँ पे fh मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. सपोज अगर मैं यहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखूंगा तो लो पास सिग्नल के केस में जो भी हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी वो ट्वाइस ऑफ 50, दैट मीन्स 100 हर्ट्ज की जरूरत पड़ेगी.
ठीक है। लेकिन जब हम लोग बैंड पास सिग्नल की बात करते हैं तो बैंड पास फिल्टर में, बैंड पास सिग्नल में हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की एक डिजायर्ड रेंज होती है। इस रेंज को कुछ इस इक्वेशन से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी लोएस्ट रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी हाईएस्ट रेंज यहाँ तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। हियर FH इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड, FL इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक, ये जो m यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ध्यान रखिएगा, m इज नोन एज इंटीजर और इस इंटीजर का एक दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें अगर m की वैल्यू मिलती है 1.1 तो हम m की वैल्यू कंसीडर करेंगे 1। ठीक है, लेकिन अगर हमें m की वैल्यू 1.9 भी मिलती है तब भी हम m की वैल्यू कंसीडर करेंगे 1। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद का जो भी इंटीजर और पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होगी आपको उसे नेग्लेक्ट करना है, पॉइंट के पहले की ही सिर्फ वैल्यू को आपको कंसीडर करना है। भले ही ये 1.99 हो, भले ही ये 1.95 हो, हमेशा पॉइंट के पहले की वैल्यू कंसीडर करनी है। और जब हम लोग पॉइंट के पहले के इंटीजर को कंसीडर करते हैं तब हम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, तो m यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है। ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है जो हम बैंड पास सिग्नल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जब हम लोग m की इंटीजर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अगर आप लोग यहाँ पे इस ग्राफ में, इस डायग्राम में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी FH है। ठीक है, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी FH है और जो बैंडविड्थ है वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, आप लोगों के समझने के लिए सपोज अगर मैंने यहाँ पे पुट किया 15 और यहाँ पे मैंने पुट अप किया 45। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हुआ FH की वैल्यू हुई 45, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FL की वैल्यू हुई 15 और अगर एक्सिस मेरी F है तो इनकी यूनिट हुई हर्ट्स। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारी FH की वैल्यू हुई 45 हर्ट्स, FL की वैल्यू हुई 15 हर्ट्स और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज FH माइनस FL इज नोन एज बैंडविड्थ। तो जब हम FH से FL को सप्रेस करेंगे तो 45 माइनस 15 इक्वल टू 30, तो हमारी बैंडविड्थ की वैल्यू मिलेगी हमें 30। ठीक है, तो जब भी हमें m दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, एट दैट टाइम वी नीड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एज वेल एज बैंडविड्थ। द रेशियो ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड बैंडविड्थ इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर m। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 10, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 40। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, FH इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, 10 इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने ओरिजिन के एक ही साइड बस ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे साइड ये एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, एक सिंगल साइड, एक डुअल साइड। अगर हमें डुअल साइड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करनी है तो जस्ट इसकी मिरर इमेज हमें दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी होगी। जब हम इसकी जस्ट मिरर इमेज दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे आपका 10 है ये नेगेटिव साइड में आपका हो जाएगा -10, जहाँ पे 40 है वो नेगेटिव साइड में आपकी हो जाएगी -40। ठीक है, जब हम जीरो के अक्रॉस, जब हम y एक्सिस के अक्रॉस, जब हम नेगेटिव एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस में मर्ज करेंगे तो दोनों डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है डुअल साइड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक हमें डायग्राम दिया गया है, ये एक बैंड पास सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। अगर मुझे इसकी बैंडविड्थ निकालनी है तो बैंडविड्थ यहाँ पे हो जाएगी 40 माइनस 10 दैट इज 30। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है FH, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है FL। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी हमें कहीं पे भी अगर हमें बैंड पास सिग्नल गिवन है तो बैंड पास सिग्नल का अगर हमें फ्रीक्वेंसी, बैंड पास सिग्नल की अगर हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जब भी हमें बैंड पास सिग्नल गिवन होता है तो बैंड पास सिग्नल की मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के कुछ डिजायर्ड स्टेप्स हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज कैलकुलेटेड बाय सप्रेसिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बाय द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट maximum integer m. Maximum integer m is the ratio of highest frequency fh and the bandwidth.
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, ध्यान रखिएगा, अगर हम ये दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर सपोज अगर 1.9 भी आता है तब भी हम सिर्फ पॉइंट के पहले की जो भी इंटीजर है हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं और इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखी है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट बिटवीन twice of fh divided by k and twice of fl divided by k minus 1। here k is the greatest integer जो मैंने यहाँ पे m से रिप्रेजेंट किया है वही है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसको m भी समझ सकते हैं, आप लोग इसे m भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया m सिंबल से, m इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी आप लोगों को अगर बैंड पास सिग्नल का मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट बैंडविड्थ, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड एट लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल बिटवीन द लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2fh अपॉन k इज नोन एज लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2fh अपॉन m, या फिर मैं इसको m भी लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2fh अपॉन m इज नोन एज लोएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे ही 2fl अपॉन k माइनस 1 इज नोन एज हाईएस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग m के डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे m के डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट और ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस चेंज होते जाएगी। ठीक है, और जब हम लोग m के डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करेंगे तब इस टेबल में जो भी हमें fh डिवाइड बाई m की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, जो हमारे उस रेंज को फॉलो करेगी, उसे हम कहते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, इसी पूरे थ्योरम को, इसी बैंड पास सिग्नल के जो भी थ्योरम है, इसको हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स के थ्रू जो बैंड पास सिग्नल के जो मिनिमम सैम्पलिंग फाइंड आउट करने का जो भी मेथड है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।